हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरा नाम है अभी शर्मा। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में क्या कवर किए थे? हम लोग अभी 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, 12th फिजिक्स बोले तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे एनसीईआरटी को हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, उसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें से चार्ज को डिफाइन किया था और चार्ज के बारे में बताया था कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, तो उस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज डेवलप कैसे होता है। या फिर अगर कोई ये मार्कर है, कोई सा भी बॉडी है, तो वो बॉडी न्यूट्रल क्यों रहती है। वो अगर मान लो कि इसमें चार्ज फ्लो होता है तो वो चार्ज क्यों रहती है, वो न्यूट्रल क्यों रहती है। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग जो पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके पहला लेक्चर डन कर लो, क्योंकि एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि दोनों लेक्चर्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, फिजिक्स है, एक दूसरे लेक्चर से वो लोग रिलेट होते हैं। ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक ऐसा है कि अगर आप कोई भी चैप्टर बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज आप बीच से नहीं कर सकते हो, आपको एक सीक्वेंस फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को चार्ज कैसे डेवलप किया जाता है वो बताया है, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं मैंने वो भी बता दिया, नेगेटिव चार्ज किसको बोलता है वो मैंने बताया। और पॉजिटिव पॉजिटिव अगर साथ में रखा जाएगा तो वो रिपल्सन करेगा, मतलब एक दूसरे को भगाएगा अपने पास से। ठीक है। अगर निगेटिव निगेटिव वाले को हम साथ रखते तो वो दोनों भी क्या करेंगे, वो दोनों भी रिपल्सन करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इसी केस की बात की जाए, ठीक है, अगर यही हम पॉजिटिव और निगेटिव वाले को एक साथ रख दे तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी क्या, अलग अलग नेचर के। ठीक है। तो मेरी ये सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। ठीक है। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें। ठीक है। और जो पहला लेक्चर हो चुका था उस पहले लेक्चर के बाद कंटिन्यू करें, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सबसे पहले चीज है, ज्यादा लंबी लेक्चर तो मैं लेता नहीं हूँ। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे जिसमें तीन चार प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा, जस्ट उसको नोट करना। ठीक है। और उस पर मैं एक लास्ट टॉपिक जो आएगा, लास्ट प्रॉपर्टी जो आएगी, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ मैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी दूंगा जो आपको याद रखने होंगे, एंड बहुत सारी चीजें सो ऑन। ठीक है, वो सब कंटिन्यूस चलती रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को चार्ज की डेफिनेशन पता होंगी। तो अब सबसे पहला रूल जो होता है वो क्या होता है कि प्रॉपर्टी नंबर वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर वन। आप लोग भी लिखना। ठीक है। जब मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिखोगे। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ लिखा है हम, मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग नहीं लिखो। ठीक है। आप लोग भी लिखना। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या था कि चार्ज चार्ज फॉलो, चार्ज जो होती है वो क्या फॉलो करती है, सिंपल अलजेब्रिक रूल। चार्ज फॉलो सिंपल सिंपल अलजेब्रिक रूल, अलजेब्रिक रूल। अब आप लोग के मन में आएगा कि भैया ये सिंपल अलजेब्रिक रूल क्या है। तो देखो, अगर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 3a प्लस 2b माइनस सी प्लस 2a बराबर क्या होगा, इस तरह के आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बचपन में, 6-7 क्लास की बात है ये। इसमें आपने क्या करता हो, आप क्या करते होंगे, ये जो ए वाला है इस ए वाले को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होता है, 3 और 2 5a प्लस 2b माइनस सी, हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी होते हैं। ये जो चार्ज होते हैं, ये चार्ज जो फॉलो करते हैं वो अलजेब्रिक रूल फॉलो करते हैं। ठीक है ना, कि वेक्टर का रूल। अब आप लोगों के मन में आएगा कि वेक्टर क्या होती है। वेक्टर 11th का जो है सेकंड चैप्टर होती है। ठीक है। जो आपको बेसिक मैथ के बाद वेक्टर ही पढ़ाया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स के 75% पार्ट को वो कवर करती है अकेले। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसा चैप्टर, लगभग कुछ ही ऐसे चैप्टर है जिसमें वेक्टर का यूज नहीं होता है, अदर देन हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज होता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। अलजेब्रिक बोले तो यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे इसके साथ ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो ये दोनों ए वाले एक साथ आ गए। लेकिन यहाँ पे बी है, ये सी है, तो ये दोनों अलग अलग हुए। ठीक है। सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर भी होती है अलजेब्रा में, मतलब बोले तो चार्ज में। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर मान लो इसका एग्जाम्पल हम तरह समझो, अगर कहीं पे हमें लिखा है 2c मतलब 2 कूलम माइनस 3 कूलम
प्लस 5 कूलम माइनस 4 कूलम। ठीक है, तो फाइंड नेट चार्ज। हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक पे। और लिटरली बता रहा हूँ, नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बच्चे लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए, रटे होने चाहिए। और नीट और जेई कोई भी हो, बट नीट में कभी कभार इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा सवाल नहीं आते, कभी कभार रिलेट करके अदर टॉपिक्स भी मिक्स करके दो दो तीन तीन टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्स करके आ जाते हैं। ठीक है, बट बोर्ड्स वालों के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो मान लो कि यहाँ पे एक हमें दिया है इस तरह से चार्ज हमें दिया, और उसमें हमें बोला है कि नेट चार्ज निकाले। हम कैसे निकालेंगे नेट चार्ज? तो मैंने क्या बोला, सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर दो। क्या क्या करेंगे, 2c प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 कूलम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 कूलम प्लस माइनस माइनस 3 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 4 कूलम। ठीक है, अब इस सबको ऐड कर दो, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ 5 और 2 7 कूलम माइनस 3 और 4 4 3 7 कूलम बराबर 0 कूलम आंसर। इसी पे एक और एग्जांपल करके मैं दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा एक मान लो कि ये हमारा एक स्फीयर है। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है इसमें कुछ चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट है उस पे है 4 कूलम चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां पे है 2 कूलम माइनस 2 कूलम चार्ज, यहाँ पे है इस पे 5 कूलम चार्ज, और यहाँ पे है 6 कूलम चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे है आपको माइनस 4 कूलम चार्ज। इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें पूछेगा कि फाइंड नेट चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, फाइंड नेट चार्ज ऑन बॉडी बराबर व्हाट। तो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो मान लो कि मैं बोलूंगा कि एक दो बच्चे हैं, एक के पास 5 टॉफी है और एक के पास 7 टॉफी है। अगर वो दोनों अपने अपने टॉफी को मिक्स करते तो टोटल कितने टॉफी होंगे? आप क्या करते हो, दोनों को सम करते हैं। या फिर आप पूछोगे कि नेट टॉफी कितने हैं, तो आप क्या करते हो, दोनों को सम कर दो। सेम वही चीज है कि यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट पे 4 कूलम है, यहाँ पे 6 कूलम माइनस 2 कूलम माइनस 4 कूलम 5 कूलम चार्ज रखे हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि नेट चार्ज हमसे पूछना है। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नेट बराबर क्या होगा, 4 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 कूलम प्लस में और माइनस 2 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4 मतलब 4 और 6 10 प्लस 5 15 कूलम माइनस 4 कूलम और माइनस 2 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 कूलम माइनस 4 और 2 माइनस 6 कूलम, 15 में से 6 गया तो 9 कूलम, ये हमारा आंसर। तो आप लोगों को पहला प्रॉपर्टी समझ गए होंगे कि वो जो होता है वो एक सिंपल अलजेब्रिक रूल से चार्ज को होता है वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो कभी हमें दिया रहेगा और बोलेगा कि नेट चार्ज हमें निकालिए, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है अब जो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, समझना ध्यान से। पहला रूल बताया गया कि चार्ज जो होता है वो एकदम अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, मतलब प्लस माइनस रहेगा, जिस तरह से रहेगा एकदम सिंपल रूल, एकदम सिंपल, कोई झंझट नहीं, वेक्टर वाला कंडीशन नहीं, एकदम रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से ये सब कुछ भी नहीं यहाँ पे लगाना है, नो टूल्स नो यूज, यहाँ पे आपको यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम कहा लिखे बोर्ड पे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है पहली प्रॉपर्टी समझ चुके होंगे कि हमने आपको क्या बताया। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो क्या प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा, आप लोग के मन में आएगा कि आइसोलेटेड का मतलब क्या है। आइसोलेटेड का मतलब ऐसे समझो कि एकदम अलग थलग, किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसमें ना तो कोई वायर जुड़ा हुआ है ना कुछ भी जुड़ा हुआ, मतलब उसका किसी और से रिलेशन ही नहीं है, वो समझो आइसोलेटेड।
जैसे क्या होता है कि आइसोलेशन में दिया जाता है, जैसे मान लो कि कोरोना हो जाता था तो कोरोना वाले मरीजों को आइसोलेशन में दे दिया जाता था। कैसे? आइसोलेशन मतलब एकदम अलग कर देना, किसी और से उसको अटैच नहीं रखना। ठीक है, तो अगर कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, उस सिस्टम में क्या होगा, हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, मतलब अगर चार्ज हमें दिया गया है तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, सॉरी, मिटा देते हैं हम इसको। उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 2, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इसको हम और भी डिफाइन करेंगे कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम टोटल चार्ज, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, कंजर्व। बस ये चीज हमें लिखना और ये हमें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो इन एन आइसोलेटेड, और कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड बोले तो ऐसे मान लो कि ये हमारा अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसमें जितने भी प्लस चार्ज होंगे, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, उतने उसमें क्या होंगे, निगेटिव चार्ज भी होंगे। तो ये जो होता है, ये चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़ लिया। पहला प्रॉपर्टी क्या था, चार्ज का एडिशन कैसे होता है, चार्ज फॉलो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, उसके एडिशन के लिए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब तक हम इसको, अगर हम किसी वायर से कनेक्ट नहीं करें, वायर से, या फिर कुछ भी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दें, कुछ भी अगर हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस कंडक्टर को अगर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो इसका जो चार्ज होगा ये हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 8 निगेटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है, मेरे इस कॉन्सेप्ट को याद रखना और ऐसे ही सवाल एकदम एग्जाम में तोड़फोड़ करके आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, बाकी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जो है हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज, चार्ज कैन एग्जिस्ट, चार्ज कैन नहीं हो सकता है यहाँ पे, देखो चार्ज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास। अब आप लोग बोलेंगे कि आपने ये क्या लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सबके मन में ये कॉमन सा सवाल आ सकता है कि ये हमने क्या लिखा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ कि मास जो होती है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकती है। मास, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसमें चार्ज, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बॉडी चार्ज हो, ये मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी चार्ज है, अगर उस बॉडी पे चार्ज है, ठीक है, तो उसमें मास जरूर होगा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, मैं जानता हूँ कंफ्यूज हो गया।
समझना है इस चीज को, ठीक है, समझने की कोशिश करना एक बार। इन चीज को समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है, तो दैट मीन्स कि उसमें चार्ज होगा, ये नेसेसरी नहीं। मेरी बात को सुनो। हाँ, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है तो उसमें फिक्स है कि मास रहेगा। कंफ्यूजन तो आ रही होगी, समझ लो। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन को देखना, प्रोटॉन को देखना और न्यूट्रॉन को देखना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मास, ठीक है। अब देखो, कंपेयर करते जाओ। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? चार्ज है। हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है, ठीक है। मास भी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg समथिंग आसपास होती है। इसके पास मास भी होती है, ठीक है। प्रोटॉन की बात कर ले, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है और इसके पास भी मास होती है। बट न्यूट्रॉन की बात करो, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। याद रखना, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। बट न्यूट्रॉन के पास जो होती है, पता है, न्यूट्रॉन के पास मास एग्जिस्ट करता है। तो यहीं से ये चीज निकल के आती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, मास अगर है तो फिक्स नहीं है कि उसमें चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है तो उसमें फिक्स है कि उसमें मास होगा ही होगा। एक रीजन समझ गए, एक एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंपेयर करके देखो, चार्ज और मास। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होते हैं, मास भी होते हैं। प्रोटॉन के पास भी चार्ज होते हैं और मास होते हैं। बट न्यूट्रॉन के केस में चार्ज उस पर 0 होती है और मास उस पर होती है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है ना, समझ रहे हैं? वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल लो, कैसे? ये तो ऐसा सिद्ध हो गया कि ठीक है, अगर मास जो है वो बिना चार्ज के रह सकता है, लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज है तो फिक्स क्यों है कि उस पर मास क्यों रहेगा? आपके मन में ये भी सवाल तो आएगा ना कि ठीक है सर, हमने ये समझा, या फिर ठीक है ब्रो, मैंने ये समझा कि अगर कोई भी बॉडी के पास मास है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज होना जरूरी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हम ये कैसे मान लें अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसमें मास होगा ही होगा? पॉइंट नोट किया? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जो होती है, ठीक है, ऐसे समझो, अगर कोई बॉडी चार्ज होती है, ठीक है, चार्ज होती है, वो किसके वजह से होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कोई बॉडी चार्ज की जाती है, ठीक है, किसी बॉडी को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो वो किसके वजह से होगी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से होगी। अब आप लोग ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, ठीक है, उसके पास तो मास भी है ना। कभी ये प्रोटॉन जो है कभी मूवमेंट नहीं करता। पहले इससे पहला जो लेक्चर है उसमें मैंने बहुत डिटेल, बहुत कंसेप्चुअली बताया है कि प्रोटॉन क्यों नहीं मूव कर सकता और ये न्यूट्रॉन भी कभी मूव नहीं करता। तो अगर कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है तो हमेशा याद रखना कि वो बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होगी। याद रखना, ठीक है। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन कभी नहीं आनी चाहिए कि भैया प्रोटॉन भी तो है, उसको भी तो लेके चले जाओ। नहीं जाएगी, सच में बता रहा हूं, नहीं जाएगी, ठीक है। तो समझ गया कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज होगा, अगर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, किसके वजह से होगा? ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया, देख लेना। तो अब बताओ यहाँ पे मैं क्या बताना था कि ठीक है, अगर किसी बॉडी को मैंने चार्ज किया, किसी बॉडी को चार्ज दी, ठीक है, तो किसके वजह से होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या है? चार्ज तो है ही, चार्ज तो है।
ठीक। लेकिन इसके पास क्या है, थोड़ा सा मास भी तो है ना भैया, ऐसा तो नहीं कि मास नहीं है। अगर ये किसी पे जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका मास बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये किसी के पास से हटेगा तो वो क्या करेगा, उसका मास डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो? देखो, लेक्चर अगर तुम लोग को समझ में नहीं आए, जब लगे कि नहीं एकदम घोड़ा मुंह पे पानी मारना, फिर आगे समझना। ठीक है, कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई एकदम ये नहीं है कि एकदम सुपर डुपर चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ कि अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो वो चार्ज किसके वजह से होगा, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। याद है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। जब हम सॉरी जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो हम तो जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या होता है, चार्ज अवेलेबल होती है। इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज अवेलेबल होती है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अवेलेबल है तो उस पर मास भी तो अवेलेबल होती है। तो इसीलिए यहाँ जो होते हैं कि ये चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन समझे? कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है यही से, ठीक है, एकदम डिट्टो सेम जगह से। ठीक है, यही सेम जगह से एच सी वर्मा सर की जो बुक है उस बुक में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज देखो, यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट ये भी दिखा देता है कि टोटल चार्ज इन, ठीक है, टोटल चार्ज इन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज कंजर्व। बात सही है, क्योंकि यूनिवर्स को अगर आप देखोगे तो वो भी तो एक आइसोलेटेड हो गया ना। ठीक है, वहां पे जितने भी चार्ज होंगे वो सब क्या होंगे, कंजर्व होंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन फटाफट एचसीबी सर के बुक से करवा रहा हूँ, दो क्वेश्चन फटाफट, इसको नोट डाउन करना। ठीक है, और मुझे आशा है कि मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ, एकदम इतना स्लोली बता रहा हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो वैसे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। एचसीबी सर का बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी में से एक दो क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, और सेम इसी प्रॉपर्टीज पे ही पूछा गया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम प्रॉपर्टीज पे ही पूछा गया। ठीक है, मैंने थोड़ा अपना बुक ले लिया है ऐसे भी सर। एक क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मार्क करना है हमें करेक्ट ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द
यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल in the universe is constant, in the universe is constant, ठीक है। HCV सर के बुक का क्वेश्चन है, देख लेना बुक हो किसी के पास तो। और HCV सर के एक और बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब उन्हीं के बुक का दूसरा क्वेश्चन है एक, if a body is charged, देखो यहाँ पे जो है वो सर ने एक प्रोसेस का मतलब इस क्वेश्चन में दिया गया, बट अभी मैंने वो प्रोसेस नहीं कराया, बट क्वेश्चन बन जाएंगे। इफ ए बॉडी इज चार्ज देन इट्स वेट, इट्स मास या वेट बोलो, वेट, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, remains precisely constant, remains precisely constant, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इंक्रीज स्लाइटली, सी में हो गया, डिक्रीज स्लाइटली, और डी में हो गया आपका में इंक्रीज स्लाइटली और में डिक्रीज स्लाइटली, ठीक है। सॉरी, हमारे पास दो क्वेश्चन है HCV सर के बुक के क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। मैंने भी बुक से देख करके लिखा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, यस ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, HC वर्मा सर के बुक है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करनी है। जो क्वेश्चन दिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे मैंने बताया है, और उसी पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या दिया है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि दो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखो ऑप्शन तो पहला ही मिल गया भैया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है, मैंने कंजर्व लिखा है, यहाँ पे सर ने कांस्टेंट लिखा है, सब में कांस्टेंट यूज किया गया, ठीक है। अब बताओ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। द टोटल नेगेटिव चार्ज, गलत है। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर एकदम करेक्टली आएंगे वो क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है, कि जो टोटल चार्ज होती है यूनिवर्स का वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना इस चीज को, मैंने बहुत डिटेल में ये चीज बताया। और ये जो पिछला मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 2 तीसरा बताया ना, उसी तीसरे पे ये है, एकदम एग्जैक्ट। इफ ए बॉडी इज चार्ज, अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, देन इट्स मास या वेट, क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उसका मास या वेट क्या होगा। ऑप्शन दिया है कि वो प्रिसाइजली कांस्टेंट रहेगा, मतलब एकदम कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा स्लाइटली, मतलब थोड़ा इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज स्लाइटली मतलब थोड़ा डिक्रीज करेगा, या तो वो इंक्रीज कर सकता है थोड़ा, या फिर वो डिक्रीज कर सकता है थोड़ा।
हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, ठीक है, लेकिन देखिए गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है। इसका जो आंसर आप लोग दे रहे होंगे, अपने पास लिख रहे होंगे, कमेंट करना आप लोग, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, में इंक्रीज स्लाइटली और में डिक्रीज स्लाइटली। मन में आया होगा कि कैसे, मन में आया होगा तो याद करो, प्रॉपर्टी नंबर अभी जस्ट 3 बताया, प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी जस्ट बताया कि अगर कोई भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, तो किससे होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होगा। अगर हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करेगा। उसके पास क्या होता है, मास भी होता है, तो मास भी तो थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में जो है हमें ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है कि निगेटिव चार्ज हुआ। बात को समझना एकदम ध्यान से, ठीक है, लाइटली भी मत लेना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये जो हमें बताया गया यहाँ पे कि ये जो बॉडी है ये चार्ज हुआ है, लेकिन वो कैसा चार्ज हुआ है, ऐसा तो नहीं ना हमें बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज हुआ है या फिर वो नेगेटिव चार्ज हुआ है। मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर है बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो हम यहाँ पे ये चीज तो नहीं देख पा रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है कि नेगेटिव चार्ज हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो मतलब उस पर से इलेक्ट्रॉन हटा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उसका मास क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो वो निगेटिव चार्ज होता तो क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन जाता। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो मास जा रहे हैं, भले ही बहुत कम है लेकिन थोड़ा तो जा रही है ना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो है स्लाइटली वो क्या होता है, उसका मास इंक्रीज करता है। लेकिन हमें यहाँ पे स्पष्ट किया ही नहीं गया है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। बॉडी जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये चीज हमें स्पष्ट किया ही नहीं गया है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा कि ये तो हो सकता है या तो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा या फिर थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए, ये तीनों ऑप्शन कोई टिक मत करना, ठीक है। देखो बहुत अच्छे तरीके से एकदम ध्यान से सुनना, समझना। एच वर्मा सर का क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, समझना। पहला दिया है कि ये करेक्ट ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन बता हो जाएगा। डेफिनेशन भाई दिक्कत तो इसमें आ रही है, समझ ही नहीं आ रहे बच्चों को। ऐसा करता हूँ मैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखना। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसके पास क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका जो मास है वो कम रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग मेरे को मत पता ना, फिजिक्स का, ठीक है। उसका मतलब उसके पास जो है मास इंक्रीज करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक। अगर हम इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ला के रखते, 2 इलेक्ट्रॉन ला के रखिए, मतलब 2 इंटू 9.1 इंटू समथिंग जो पावर होती है वो, ठीक है, तो 13.2 के समथिंग अप्रॉक्स में आएगा। तो ये इतना जो कुछ भी केजी जो हल्का सा इस पे आएगा, इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे ही तो इलेक्ट्रॉन हटा दें, -2 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो क्या होगा, इसमें से थोड़ा नहीं थोड़ा सा तो मास निकलेगा ना भैया, हाँ, ऐसा तो नहीं कि मास नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब इससे थोड़ा सा मास निकल जाएगा, थोड़ा सा इसका मास कम होगा, ठीक है, तो जब भी हम
पॉजिटिव चार्ज वाले को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले को मतलब उसके पास क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो मास क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसीलिए तो वो निगेटिव है, और निगेटिव है तो इसका मतलब उसके पास मास जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास या वेट क्या होगा। तो अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं तो ना हमें नहीं बताएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो या तो मास इंक्रीज भी कर सकता है या मास डिक्रीज भी कर सकता है, तो मैं इंक्रीज कर सकता है। अगर यही क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के इफ, ठीक है, इफ क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे बदलता है कि बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली, पॉजिटिव, देन इट्स मास। और यही अगर क्वेश्चन पूछता इफ बॉडी इज चार्ज negatively, negative, then its mass। हम बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें स्पष्ट किया जाता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है या फिर बॉडी कैसा हुआ है, निगेटिव चार्ज हुआ है। तो अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसके मतलब क्या है, निगेटिव मतलब सॉरी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मतलब मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए उसको मास भी थोड़ा ज्यादा आया होगा, इसीलिए मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का साइन हम एरो करके ऊपर करके लगाते हैं, ठीक है, मास विल इंक्रीज, इंक्रीज ये याद करना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर से कुछ हम हटा दिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन हटाए हैं तो मास थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब मास विल डिक्रीज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है ये पूरा का पूरा एकदम पूर्ण कॉन्सेप्ट बहुत मस्त तरीके से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे भी बेस्ट तरीके से आप लोगों को बताया जा सकता है, अगर लगता है तो मैं वो भी ट्राई करूंगा, ठीक है। बट स्टिल हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी और ये सीखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोई डाउट, अगर कोई डाउट आए आप लोग जो है फटाफट से, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना लेक्चर को, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आए कमेंट डाउन करना, मैं अगले लेक्चर में पूरी की पूरी तरह से वो चीजें कवर करूंगा, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, बट डन करना उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट डाउन करना, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा। एक प्रॉपर्टी नंबर 4 हम है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है मतलब हम किसी भी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, चार्ज को दे सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज, ये दैट इज का साइन है, ठीक है, दैट इज वी कैन ऐड और रिमूव चार्ज,
चार्ज सटीक नहीं होगा, वी कैन, दैट इज वी कैन ऐड और रिमूव, एडिंग और रिमूव ऐसे लिखो, वी कैन एडिंग एंड removing of electron, we can ट्रांसफर चार्ज, क्योंकि हमें पता है भैया ना, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी आती। और भी प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे आप लोग, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट एक नया शब्द है, ठीक है, इनवेरिएंट एक नया शब्द है। इनवेरिएंट का मतलब होता है डजंट डिपेंड्स अपॉन स्पीड या फिर वेलोसिटी, ये चीज याद रखना। अब इसको जो समझने के लिए, रिलेट करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो मास जो होती है वो इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, मास जो है अगर हम उसको ज्यादा स्पीड से लेकर के जाएंगे तो वो थोड़ा इंक्रीज कर सकती है, थोड़ा डिक्रीज कर सकती है। बट हमें चार्ज में याद रखना है कि चार्ज जो है वो कभी भी स्पीड और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब ठीक है, ये मान लो हमारे पास 10 कूलम का चार्ज है, उसको हम 10 किलोमीटर के रफ्तार से लेके जाए या फिर उसको हम 400 किलोमीटर पर रफ्तार से लेके जाए, भाई उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ सकता है। हाँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई, उस चार्ज को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट बोले तो वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई समझने की कोशिश करो ना, अब जैसे मान लो कि हमारे पास 5 किलो का पत्थर है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया कि एक बार फेंका तो 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आया, और एक मैंने ले लिया 5 किलोमीटर का, सॉरी 5 किलो का पत्थर, और उसको मैंने खूब जोर से फेंका तो वो 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आया। अब जो जमीन पे गिरा होगा, एक ही जमीन पे हम ऑब्जर्व करेंगे, तो जो पत्थर 10 किलोमीटर वाले से गिरा होगा वो थोड़ा कम मिट्टी को दबाएगा, लेकिन जो 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो मिट्टी को ज्यादा दबाएगा। ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि मास होता है वो चेंज होता है भाई, स्पीड पे मास चेंज होता है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल यहाँ पे सटीक नहीं है 100%, बट आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि मास जो है स्पीड बढ़ाने पे मास बढ़ा, वो अपना जो है प्रॉपर्टी बढ़ाया, वो अपना इफेक्ट बढ़ाया, है कि नहीं। बट हम चार्ज को कितना भी स्पीड से कुछ भी कर ले भाई, उसको हम यहाँ से लेकर एकदम पृथ्वी के चारों तरफ घुमा के लेके आए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे। तो चार्ज होता है वो हमेशा इनवेरिएंट होता है, याद रखना, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। मतलब वो चार्ज होता है किसी भी चीज पे, मतलब वो वेलोसिटी पे कभी डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी बोले स्पीड बोले इन चीजों पे कभी वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है टोटल कितने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा, लिटरली बोल रहा हूँ, कोई मजाकिया बात नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बोर्ड्स में न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, नीट में भी कभी कभार इसके यूज हो जाते हैं, और कभी कभार क्या, जब मल्टी कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो इस चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये जितने भी है इस चीजों को हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं अपना प्रॉपर्टी नंबर 6, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नहीं है आपसे कुछ पूछेगा भैया कि चार्ज इनवेरिएंट है, ये है वो है, इस है दैट है, कोई नहीं पूछने आएगा। अभी जो बता रहा हूँ ना वो प्रॉपर्टी बहुत पूछेगा लोग, उस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, दिखाऊंगा करके।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका जो है सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक बार अब ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक चीज जानना, समझना और बताना मुझे। अभी तक जो हमने जो खेला खेला है, चार्ज को इधर से उधर लेके गए, पॉजिटिव बनाए नेगेटिव बनाए, भैया एक ये वो के बहुत सारा किए, उसको तो इधर से इधर लप्पू सा बना दिए भाई, ठीक है। वो जो हम चार्ज को बनाए, चार्ज को इधर से इधर वैसे तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन बार बोल रहे हैं कि चार्ज को यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव बना रहे हैं किसी बॉडी को, किसी बॉडी को निगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, बहुत सारा जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सब चीज जो हम कर रहे हैं, आखिरकार उसमें हमने क्या देखा है, एक चीज, हाँ एक चीज देखा उसमें हमने क्या देखा, कभी भी आपने एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज को देखा? तो हमने बनाया एक आंसर, भाई आपने पॉजिटिव चार्ज को देखा, आपने नेगेटिव चार्ज को देखा, आपने उसका पूरा कॉन्सेप्ट रीड किया, क्या आपने कभी भी कहीं पे, ठीक है, ये देखा कि वह 0.5 इलेक्ट्रॉन जा रही है, 0.2 इलेक्ट्रॉन जा रही है कहीं कहीं पे भी? नहीं ना, नहीं देखी। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भैया चार्ज जो होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा सर, कि चार्ज जो होते हैं वो हमेशा अपेयर होती है किसके वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, याद रखना, वो जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म में होता है। इंटीग्रल बोले तो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 1.5 1.6 9। अगर ऐसा आपको कभी भी देखने को मिले, इसको आप फर्दर सॉल्व करके देखना, अगर पॉइंट में आ रही है वो नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो आपके मन में आएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग जाने, हमने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। अगर कोई किसी भी बॉडी है, कोई सा भी बॉडी है, ठीक है, और अगर उस बॉडी पे क्या हो रही है कि चार्ज बन रही है, ठीक है, अगर वो बॉडी चार्ज हो रही है, उस पर जो चार्ज बनते हैं, ठीक है, उस पर जो चार्ज अपीयर होते हैं, वो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं कि नहीं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होते हैं, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल बोले तो 1 2 3 4 इस तरह के फॉर्मेट में, समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन भैया हम तो हैं बोर्ड वाले, हमको तो एक डेफिनेशन चाहिए, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, हमको एक डेफिनेशन चाहिए, 4 उदाहरण दीजिए तब ना हम पूछेंगे। बिल्कुल देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज appear on a body, किसी भी बॉडी पे चार्ज अपीयर होता है किसके वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ गए, ये पॉइंट मैंने बता दिया पहले कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर चार्ज हो रही है तो वो किसके वजह से चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसी में लिखना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब भी हम किसी बॉडी पे, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होते हैं,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो हमने आपको क्या बताया कि जो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है, ठीक है, उसके डेफिनेशन को थोड़ा सटीक लिखना चाह रहा हूँ, इसीलिए another body in always integral multiple form. Integral multiple form. This is called quantization of charge. Quantization of, थोड़ा सटीक लिखना चाह रहा था कि आप लोग को याद भी हो जाएगा, किसी को बोर्ड के लिए याद रखना है, इसलिए ठीक है। मैंने बताया कि चार्ज होते हैं किसी बॉडी पे, वो किसकी वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी, एंड ऑलवेज इन बॉडी अनदर बॉडी इज होगा यहाँ पे, इज ऑलवेज, यहाँ पे एक वर्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, आपके मन में सवाल आया ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये जो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म होती है इसको हम n बराबर बोलते हैं, ये होता है हमारा इंटीजर, ठीक है, और ये होता है हमारा 1 2 3 4 5 सॉरी 6 डॉट 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 ऐसे इंटीजर नहीं भी डालोगे काम चलता है। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है, समझ गए सर। लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, आपने तो बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो न्यूमेरिकल यूज बनते हैं, तो देखो कैसे नहीं बनते। तो यहाँ जो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुई और ये एक प्रॉपर्टी बना है इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉन का करें, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर N E, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो है एक फॉर्मूला निकल के यहाँ से आता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि भैया बहुत छोटे फॉर्मूले हैं हम तो याद ही रखें, याद सबको रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ याद नहीं रहता है, याद सबको रहता है, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद भी रखना है, इसको न्यूमेरिकल भी बनाना है, इसका लॉजिक्स भी याद रखना है, कभी भी इस पर मिस्टेक मत कर, ठीक है। अब ये यानी अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम दे रहे हैं तो वो निगेटिव भी हो जाए, बॉडी निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस और प्लस यहाँ पे दोनों चीज का यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, थोड़ा सटीक लिखने में लगता है कि प्लस माइनस एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा कि ये क्यू क्या है, ये एन क्या है, ये ई क्या है, तो ये क्यू है चार्ज, चार्ज ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पे हम चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज, या फिर सिंपल अभी चार्ज लिखो बाद में बॉडी का। एन क्या होते हैं, नंबर होती है, अब ये नंबर कौन सा होगा, ये होगा इंटीजर, नंबर क्या होगा यहाँ पे हमने बता दिया है इंटीजर होंगे, इंटीग्रल फॉर्म होंगे कौन सा 1 2 3 डॉट डॉट, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ई जो है, इस ई का मतलब हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बहुत सारे जो 5 प्रॉपर्टी थे वो 5 प्रॉपर्टी आपके क्लियर होंगे, एकदम क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो बता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, अगर एक बॉडी से हम दूसरे बॉडी पे चार्ज को लेके जा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। हम क्या बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, हम ये थोड़ी बोलते हैं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ,
हम ये तो नहीं बोलते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये तो कभी नहीं बोलते हैं, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। तो बस वही चीज याद रखना है कि जब भी कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर उसको हम देंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन लेंगे, उस केस में हम याद रखेंगे कि ये जो चार्ज होगा, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेट होगा वो हमेशा इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल बोले तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर होगा, ये नहीं कि पॉइंट पॉइंट में होगा या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात समझ। तो यही जो है हमारा, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे एन जो होती है वो इंटीग्रल फॉर्म हो गया, 1 2 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे Q जो होते हैं हमारे चार्ज होती है, ठीक है, और ये E जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इंडिकेट करती है, ठीक है। नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोगों ने पूरा प्रॉपर्टी पढ़ा है चार्ज का। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का आएगा बस जस्ट इसके बाद। इस पे उस नेक्स्ट लेक्चर में लिटरली बोल रहा हूँ मैं, नहीं कुछ तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक, इस फॉर्मूले पे मैं करके दिखाऊंगा। अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, अलग अलग बुक के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर किसी मॉड्यूल के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर कहीं टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग चीजों के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले पे, जस्ट इस फॉर्मूले पे मैं करके दिखाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। अब चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। अगले लेक्चर में जो है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में जो है हम लोग इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। जब हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तब आपके माइंड का ये कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीच में छोड़ा हूँ, मैंने अपनी तरफ से एक एफर्ट लगा दिया। अब अगला एफर्ट होगा कि इस न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको ये चीज हम और अच्छे तरीके से समझा पाए, आखिरकार हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। भाई ये लो एक स्माइली बना दिया मैंने आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ और नई शुरुआत के साथ, ठीक है। अब यानी कि एकदम जीरो लेवल शुरुआत, मतलब नए तरीके के साथ और नई नई कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, हम लोग सीखेंगे। तो देखो फाइनली हमारा लेक्चर डन हो चुका है। लास्टली मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात, जो लोग भी ये लेक्चर पूरा देखे हो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि कैसा लेक्चर बना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है व्हाइट बोर्ड पे बन रही है लेक्चर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर नॉलेज लेना है ना तो कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। जरूरत नहीं है कि अगर कोई बंदा एसी में पढ़ रहा है तो वही बंदा टॉप करेगा, अगर कोई झोपड़ी से भी पढ़ा रहा है तो वहां से भी वो टॉप कर सकता है, वहां से भी वो टॉप करवा सकता है। जरूरत है कि लोग उसे समझे, जाने एंड उसके मेहनत को, उन चीजों को समझ पाए, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ तक आए हैं, आप लोग आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरे लेक्चर को देखा, बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूअस वे में देखा होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आप लोगों को डाउट रही होगी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, एग्जैक्टली रीजन कुछ भी नहीं है, रीजन यही है कि मैं एक बार थोड़ा वीडियो चेक करते रहता हूँ कि कोई इशू तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले वीडियो शूट करता हूँ तो इसलिए, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करना और बताना कि लेक्चर कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और क्वेश्चन बना बना के हम देखना, ठीक है। एक दो लेक्चर के बाद कॉलम थ्रो आएंगे और कॉलम थ्रो के बाद जो है आप लोग का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, आप लोग भी करके देखना, और हम लोग की ये जर्नी चलती रहेगी, अब कोई इसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है ब्रो। तो आप लोग अगर आए हैं तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, एक बार कमेंट कर देना, और बताना कि भाई लेक्चर कैसा लगा है, ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे छोड़िए, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे तो उससे हम लोग का हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए, तो फिर ज्यादा लंबी बात न करते, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।